छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे राजा की तस्वीर घूमती है जिसने औरंगजेब को घुटनों पर ला दिया। एक ऐसा राजा जिन्होंने करीब 300 किले जीते, सिर्फ 2000 की सेना से लड़ाई लड़ने से लेकर महान मराठा एम्पायर खड़ा करने तक, शिवाजी महाराज आज 350 साल बाद भी इंडिया के सबसे पॉपुलर राजा हैं। लेकिन युद्ध तो कई राजाओं ने जीते थे, फिर शिवाजी में ऐसा क्या था कि आज वो किसी भी राजा से ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज की उन 7 क्वालिटीज के बारे में जो उन्हें भारत के महान राजाओं की लिस्ट में सबसे आगे खड़ा करती हैं। और ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1630 में जन्मे शिवाजी बचपन से ही अपनी मां के साथ पले बढ़े थे। इनके पिता शाहजी दक्कन के सुल्तान आदिल शाह की सेना में जनरल थे। वो ज्यादातर बाहर रहा करते थे, इसीलिए एक ब्राह्मण दादाजी खोंडेव और उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें बड़ा किया। जीजाबाई काफी इंटेलेक्चुअल थी। वो शिवाजी को बचपन से ही धर्म ग्रंथों और मराठा वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी। इन्हीं कहानियों ने शिवाजी को एक बहादुर और एडवेंचरस सोल्जर बनने में हेल्प की थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरण किले को जीत लिया था और पूरे जीवन काल में करीब 300 किलो पर कब्जा किया था। इसीलिए लोग उन्हें एक महान योद्धा मानते थे। लेकिन वो ये लड़ाइयां सिर्फ अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए नहीं लड़ रहे थे। शिवाजी जिस कॉज के लिए लड़ रहे थे वो कॉज था स्वराज्य। उनका मानना था कि एक राज्य को किसी विदेशी के हाथों में नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से मुगल इस देश के नहीं थे, बल्कि बाहरी आक्रमणकारी थे जो उनके देश को लूट रहे थे, और वो किसी भी हाल में इन बाहरी आक्रमणकारियों को बाहर निकालना चाहते थे। शिवाजी का मानना था कि स्वराज्य हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको याद होगा कि यही नारा आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवाजी ने 16 साल की उम्र से लड़ना शुरू कर दिया था। तोरण के किले को जीतने के बाद सिर्फ 2 सालों के अंदर उन्होंने पुणे के पास कई किलों को जीत लिया। इन किलों में पुरंदर, चकाना और कोंढाना जैसे इंपॉर्टेंट किले थे। 19 साल के शिवाजी का बढ़ता कद बीजापुर के सुल्तान को पसंद नहीं आ रहा था। उसके लिए किसी विद्रोह से कम नहीं था। शिवाजी के पिता तब बीजापुर के सुल्तान के साथ काम करते थे, और शिवाजी को रोकने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता को ही बंदी बना लिया, और सिर्फ इस शर्त पर उन्हें छोड़ा कि अब शिवाजी कोई भी विद्रोही काम नहीं करेंगे। अपने पिता को बचाने के लिए उन्होंने आने वाले 6 सालों तक किसी भी किले पर हमला नहीं किया। लेकिन शिवाजी रुके नहीं थे। शिवाजी एक बेहतरीन वॉर स्ट्रेटेजिस्ट थे। इन 6 सालों में उन्होंने अपनी आर्मी और जीते हुए किलों को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस किया। उन्हें सिर्फ 2000 की सेना मिली थी, जिसे उन्होंने बहुत जल्दी 10,000 तक पहुंचा दिया। शिवाजी अपने सैनिकों की ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान देते थे। मराठा सेना घात लगाकर अटैक करती थी और फिर पहाड़ों में छिप जाती थी। इसी वजह से औरंगजेब उन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा करता था। इसी टेक्निक को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता था, जिसके फादर शिवाजी माने जाते हैं। जब वो अपने किलों और अपनी सेना को लेकर कॉन्फिडेंट हो गए तो उन्होंने फिर से अपनी लड़ाइयां शुरू कर दी। सिर्फ आदिल शाह ही नहीं, बल्कि मुगल बादशाह औरंगजेब भी शिवाजी की बढ़ती ताकत से परेशान था। 1657 में पहली बार मुगलों और शिवाजी के बीच लड़ाई हुई। इस युद्ध में शिवाजी हार गए, लेकिन उनकी मुगलों से जंग कभी नहीं रुकी। यह वो दौर था जब मुगलों में बादशाह बनने की लड़ाई चल रही थी। इसीलिए औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती ताकत पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन शिवाजी के सामने औरंगजेब से अलग एक नया चैलेंज आने वाला था। ठीक इसी टाइम पर बीजापुर के आदिल शाह ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपने सबसे खूंखार सेनापति अफजल खान को भेजा। उसके पास हजारों की सेना थी। अफजल खान ने शिवाजी को मारने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसने उन्हें युद्ध से पहले एक मीटिंग के लिए बुलाया। शिवाजी ने इस मीटिंग से पहले ऐसे दिखाया जैसे कि वो अफजल खान से घबरा गए हैं। अफजल को लगा कि उनकी जो ट्रिक है वो काम कर रही है। फिर जब प्रतापगढ़ के किले में वो अफजल से मिले तो अफजल खान ने शिवाजी पर हमला कर दिया। लेकिन शिवाजी पहले से ही ऐसी किसी अनहोनी के लिए तैयार थे। अफजल के हमले से बचने के लिए उन्होंने पहले से अपने कपड़ों के नीचे पट्टा पहन रखा था। इस पट्टे से उनकी जान बच गई और अपने बाघ नख से उन्होंने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। उनके छुपे हुए सैनिकों की मदद से उन्होंने बीजापुर की आर्मी को हरा भी दिया।
उनकी इस जीत ने शिवाजी महाराज के मराठा एम्पायर को खड़ा करने में बहुत मदद की। अब बीजापुर को जीतने के बाद शिवाजी की ताकत बढ़ती जा रही थी। 1665 तक भारत के एक बड़े हिस्से पर उनका कब्जा हो गया था। इस बीच उन्होंने अपनी नेवी को भी स्ट्रॉन्ग किया। शिवाजी ने पुर्तगालियों की मदद से अपनी नेवी बनाई और समुद्र के किनारे कई किले भी बनवाए। जंजीरा के किले के बारे में कहा जाता है कि उसे जीतना इम्पॉसिबल है। उनकी नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि शिवाजी को ही फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में उन्हें ताज पहनाया गया और छत्रपति की उपाधि दी गई। अगले 5 साल में उन्होंने 2 और लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उसमें उन्हें हार मिली और आखिर में 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जो उस टाइम पर राजा जल्दी से फॉलो नहीं करते थे। शिवाजी ने इंश्योर किया था कि किसी भी तरह से महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जाए। उन्होंने अपनी सेना के लिए सख्त नियम बना रखे थे कि किसी भी कीमत पर कोई भी महिला किले में बंदी नहीं बनाई जाएगी। यहां तक कि जो भी ऐसा करते हुए पाया जाएगा उसके लिए सख्त सजा भी थी। एक कहानी तो यह भी कही जाती है कि कल्याण का किला जीतने के बाद उन्हें एक सैनिक ने एक महिला को बंदी बनाकर भेंट किया, लेकिन शिवाजी ने उस महिला के सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी मां का दर्जा उन्हें दिया और सम्मान सहित वापस लौटा दिया। उस दौर में जंग जीतने के बाद ऐसा बहुत रेयर होता था, लेकिन शिवाजी ऐसा कर रहे थे जो उन्हें दूसरे राजाओं से अलग खड़ा करता था। कहा जाता है कि उनके पिता शाहजी की मौत के बाद माता जीजाबाई सती होने जा रही थी, लेकिन उन्होंने उनको ऐसा नहीं करने दिया। शिवाजी की सबसे महान क्वालिटी थी कि वो खुद को हिंदू राजा मानते थे और मुगलों को देश से खदेड़ना चाहते थे। लेकिन एक राजा की ऐसी जिम्मेदारी निभाते टाइम उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं किया। उनकी सेना में दौलत खान जैसे सेनापति थे जो मुस्लिम थे, लेकिन शिवाजी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। उन्होंने अपनी सेना में लगभग हर कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया था। वो अपने धर्म के साथ भले ही खड़े रहे, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया। किसी भी किले को कब्जे में करने के बाद मुस्लिम महिलाओं को उनके द्वारा परेशान नहीं किया गया। यही वजह है कि शिवाजी, जो भले ही अपने जीवन के आखिर में कई लड़ाइयां हार गए, लेकिन उनके कामों ने उन्हें हमेशा मराठाओं के बीच एक हीरो की तरह देखा गया। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ रीजंस जिनकी वजह से शिवाजी की कहानी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। वो आज भी अपनी वैल्यूज की वजह से लोगों के हीरो हैं। आपके फोन में छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों अफजल खान को बाघनख से मारने की ये पेंटिंग कभी ना कभी जरूर आई होगी। शिवाजी महाराज का ये सबसे बहादुरी भरा काम था, जिसके बाद से मराठा साम्राज्य ने मुगलों को चुनौती देनी शुरू की थी। लेकिन सिर्फ ये तस्वीर काफी नहीं है, बल्कि इस तस्वीर तक पहुंचने की जो यात्रा है, शिवाजी की ब्रिलियंस वहां पर छिपी हुई है। अफजल खान को मारने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है अफजल खान को मारने की प्लानिंग और उसकी पूरी सेना को धराशायी कर देने की स्ट्रेटेजी। उस अफजल खान को जिसके सिर्फ कंधे भर की लंबाई तक शिवाजी आते थे, वो अफजल खान जिसने शिवाजी के बारे में कहा था कि वो घोड़े से बिना उतरे ही उन्हें हरा देगा। तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही ये जानना कि ऐसे खूंखार अफजल खान को कैसे शिवाजी महाराज ने न सिर्फ घोड़े से उतारा, बल्कि मौत के घाट ही उतार दिया। अफजल खान का असली नाम अब्दुल्ला भटारी था। लंबे चौड़े अफजल खान को कई बड़ी लड़ाइयां लड़ने का एक्सपीरियंस हुआ करता था। वो बीजापुर का कमांडर था। औरंगजेब की सेना को भी उसने धूल चटाई थी। मोहम्मद आदिल शाह के शासन पर लिखी एक किताब मोहम्मद नामा में इस बात का जिक्र है कि किस तरह अफजल खान ने सिरा के राजा कस्तूरी रंगा को शांति समझौते पर दस्तखत करने के बहाने अपने खेमे में बुलाया और उसकी हत्या कर दी। यानी कि वो सिर्फ खूंखार लड़ाका ही नहीं था, बल्कि एक धोखेबाज भी था जो अपने दुश्मन को हराने के लिए किसी भी घटिया चाल का इस्तेमाल कर सकता था। जब शिवाजी ने बीजापुर पर हमले तेज किए तो वहां की बड़ी बेगम ने अपने दरबारियों से पूछा कि कोई ऐसा शख्स है जो शिवाजी को कुचल सकता हो। तो सबसे पहले अफजल खान ने हाथ उठाया था। डेनिस किनकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रैंड रेबल में लिखते हैं, खुले दरबार में अफजल खान ने ऐलान किया कि वो शिवाजी को बंदी बनाकर लाएगा, और वो भी बिना अपने घोड़े से उतरे हुए। अब अगर आपको लग रहा है कि शिवाजी के लिए ये शब्द उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम को खुश करने के लिए बोले थे, तो ऐसा नहीं था। अफजल खान शिवाजी के परिवार को अपना दुश्मन मानता था। दरअसल एक दौर था जब शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले और अफजल खान बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे।
लेकिन बाद में दोनों में जब अनबन हुई तो अफजल खान ने ही 1648 में देशद्रोह के आरोप में शिवाजी के पिता शाहजी को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर तलब किया था। शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई का मानना था कि 1654 में शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या में अफजल खान का ही हाथ था। इसलिए ही शिवाजी मानते थे कि अफजल खान ने उनके पिता के साथ बुरा सलूक किया था और उनके भाई की हत्या में भी उसका हाथ था, तो दुश्मनी जाहिर थी। खैर 1659 में अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने की कोशिश की। पहले वो पूना पर हमला करना चाहता था जो कि शिवाजी का गढ़ होता था, लेकिन शिवाजी चालाक थे। वो जानते थे कि लड़ाई जीतने के लिए पूना सही जगह नहीं है, इसलिए वो वहां से हट गए। इसके बाद शुरू होता है चालबाजियों का दौर, जिसके लिए अफजल खान जाना जाता था। अचानक ही जिस शिवाजी को वो घोड़े से बिना उतरे पकड़ने की बात कर रहा था, उसने उनके प्रति नरम रवैया अपनाना शुरू कर दिया। फिर अफजल खान ने अपने एक दूत कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के जरिए शिवाजी को एक संदेश भिजवाया। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, इसलिए तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। मैं बादशाह आदिल शाह से कहकर दक्षिणी कोंकण में तुम्हारे कब्जे की जमीन और जागीर की पुष्टि करा दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा कब्जा किए गए किलों को भी मान्यता दिलवा दूंगा। अगर तुम बादशाह से मिलना चाहते हो तो मैं इसका भी इंतजाम करवा दूंगा। अगर तुम वहां ना जाना चाहो तो तुम्हें वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से भी छूट मिल सकती है, यानी कि तुम अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। अब यहीं पर अफजल खान से गलती हुई। गलती ये हुई कि उसने एक मराठा को ही अपना एक दूत बनाकर भेजा था। शिवाजी ने रात को उनसे बातों में यह बात निकलवा ली कि अफजल खान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अब शिवाजी सावधान हो गए। उन्होंने तुरंत अफजल खान की चिट्ठी का जवाब भिजवाते हुए कहलवाया कि मेरे प्रति आपने जो दयालुता दिखाई है वो बड़ी चीज है। आप इस दुनिया के अनमोल रत्न हैं जिसमें जरा भी धोखाधड़ी नहीं है। अगर आप इस जंगल का वैभव देखना चाहते हैं तो जावली आकर इसे खुद अपनी आंखों से देखिए। इससे मेरे मन में आपके प्रति सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और मेरा सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं अपने हाथों से अपनी तलवार आपके सामने पेश करूंगा। शिवाजी की चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, यह आमंत्रण सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी सेना के लिए भी है। अफजल खान के लिए इस सेंटेंस का काफी वजन था। शिवाजी के इन शब्दों को सुनकर अफजल खान जावली जाने के साथ साथ शिवाजी के साथ प्रतापगढ़ किले के पास की पहाड़ी पर मिलने को भी तैयार हो गया। तारीख तय हुई 10 नवंबर 1659। मीटिंग से एक दिन पहले उन्होंने अपने सैनिकों को पास के जंगलों में छिपा दिया। यही नहीं, उन्होंने औरंगजेब का भरोसा जीतने के लिए उसके खेमे में जो सुनार आए थे उनसे खूब जेवर खरीदे। फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर अपने भरोसेमंद साथियों से कहा कि अगर वो जिंदा वापस ना आए तो वो तोप का गोला दागने का एक आदेश देंगे और तुरंत जंगल की सेना अफजल खान की सेना पर टूट पड़ेगी। 10 नवंबर 1659 की सुबह प्रतापगढ़ किले के प्रांगण में एक शामियाना लगाया गया। उसकी छत को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया और फर्श पर कीमती कालीनें बिछाई गई अफजल के स्वागत में। इतिहासकार वैभव पुरंदरे लिखते हैं, शिवाजी ने सूर्य देव को प्रणाम कर भवानी देवी की पूजा की और अपने आप को इस मुलाकात के लिए तैयार किया। दिन के भोजन के बाद उन्होंने एक सफेद पोशाक पहनी। उसके नीचे उन्होंने लोहे का जिरह बख्तर पहना। अपने सिर की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कढ़ी हुई पगड़ी के नीचे एक लोहे की टोपी पहनी। अपनी दाहिनी आस्तीन में उन्होंने एक हथियार बिछुआ रखा और बाएं हाथ में उन्होंने रखा लोहे का शेर के पंजे की शक्ल का एक बाघ नग। उसे इस तरह से रखा कि किसी की सीधी नजर उस पर ना पड़े। जब शिवाजी तक खबर पहुंच गई कि अफजल खान शामियाने में पहुंच चुका है तो शिवाजी ने किले से नीचे उतरना शुरू किया। कुछ देर की बातचीत के बाद अफजल खान को शिवाजी की बातें अच्छी लगी और उसने मुस्कुराते हुए शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। शिवाजी कद में अफजल खान से बहुत छोटे थे और सिर्फ उसके कंधे तक आते थे। जब ये दोनों गले मिल रहे थे तभी शिवाजी ने अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस किया। 1 सेकंड से भी कम समय में अफजल खान ने अपने बाएं हाथ से शिवाजी की गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब ये तो एक पहलवान की पकड़ थी। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से खंजर से शिवाजी पर वार किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने कपड़ों के नीचे जिरह बख्तर पहना हुआ था इसलिए उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इधर अफजल खान ने उनकी गर्दन को और तेजी से जकड़ लिया था, लेकिन शिवाजी ने भी सांप की तरह मुड़ते हुए पहले अपनी बाह को आजाद कराया और फिर बाईं हथेली में छिपे अपने बाघ नख को अफजल खान की पीठ में घुसा दिया। फिर उन्होंने दाएं हाथ से बिछुए से अफजल खान के पेट पर वार किया। अफजल खान इस हमले से सन्न रह गया। उसने तुरंत चिल्लाया, धोखा, हमला करो। इधर सैनिकों ने जब ये सुना तो वो तंबू की तरफ भागे। एक सैनिक ने शिवाजी के सिर पर तलवार से हमला किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि शिवाजी तैयार थे। पगड़ी के अंदर उन्होंने लोहे की टोपी पहनी हुई थी। अफजल खान ने पालकी में बैठकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अफजल खान मारा गया। उसका सिर काटकर शिवाजी के पास ले जाया गया।
मराठा सैनिकों ने एक एक करके अफजल खान के भतीजों रहीम खान, अब्दुल सईद और उसके मराठा हिंदू साथियों पीलाजी, शंकराजी मोहिते और कुलकर्णी को मार डाला। शिवाजी के साथियों में एक अबिसीनियन मुस्लिम इब्राहिम सिद्दी भी था। थोड़ी ही देर में किले से बिगुल बजा और फिर जंगल में छिपे शिवाजी के सैनिकों ने बाहर निकलकर चारों तरफ से अफजल खान के सैनिकों पर हमला बोल दिया। इस हमले की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, इसलिए चारों तरफ से घिर चुके अफजल खान के सैनिक बुरी तरीके से हारे। तो दोस्तों, एक कहते हैं कहावत कि जैसे को तैसा, वही काम शिवाजी ने अफजल खान के साथ किया था। अब आपको पता चला होगा कि मैंने शुरू में क्यों कहा था कि सिर्फ ये तस्वीर काफ़ी नहीं है, बल्कि इस तस्वीर तक पहुंचने की जो यात्रा है, शिवाजी की ब्रिलियंस वहां पर छिपी हुई है। 17वीं सदी में जब औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर मुगल गद्दी पर बैठा तो उसका ध्यान दक्षिण भारत को जीतने में था, लेकिन उसके इस मंसूबे के आगे ढाल बनकर खड़े थे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। साउथ में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे इतने ताकतवर हो गए थे कि औरंगजेब परेशान हो गया था। यहाँ तक कि उसके खुद के मामा को ऐसी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी कि पूरे 20 साल तक उसने अपने मामा को मुगल दरबार में नहीं आने दिया। साल 1658 में जब औरंगजेब मुगल गद्दी पर बैठा, तब दक्कन के क्षेत्र में शिवाजी महाराज की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। बीजापुर के निजाम जो कि मुगलों के अधीन थे, शिवाजी उनको लगातार चैलेंज कर रहे थे। इन्हीं बीजापुर के एक खूंखार गवर्नर अफजल खान को साल 1659 में शिवाजी ने अपने वाघ नख से घायल करके मार डाला था। अफजल खान की मौत पर औरंगजेब को समझ आ गया था कि दक्कन में उसे शिवाजी से बहुत दिक्कत होगी और शिवाजी से टक्कर लेने के लिए उसे किसी ऐसे शख्स को भेजना पड़ेगा जो कि उनसे 20 हो। इसी वक्त बीजापुर की बेगम ने भी औरंगजेब से मदद मांगी। ऐसे में औरंगजेब को अपने मामा शाइस्ता खान की याद आई। शाइस्ता खान को बेहद क्रूर जनरल माना जाता था। मुगलों की सेना के बीच ट्रेनिंग लेकर शाइस्ता खान कई प्रमोशंस के रास्ते गवर्नर बना। शाइस्ता खान को करीब 1.5 लाख की सेना के साथ दक्कन का गवर्नर बनाकर भेजा गया। यहाँ उसे बीजापुर के निजामों से मिलकर संधि करके शिवाजी महाराज को टक्कर देने के लिए भेजा गया था। इधर शाइस्ता खान ने आकर आदिल शाही निजाम से मुलाकात की और अपने काम पर लग गया। जनवरी 1660 में औरंगाबाद पहुंचकर उसने अपना अभियान शुरू किया और एक एक करके कई किले जीत लिए। सबसे पहले उसने शिवाजी के राज्य के सेंटर यानी पुणे पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। जैसा कि मैंने बताया, शाइस्ता खान बहुत क्रूर था। उसने महाराष्ट्र में अपने रास्ते में आने वाले कई मंदिरों को तोड़ा और पुणे के चाकन, कल्याण और उत्तरी कोंकण के कई किलों पर कब्जा कर लिया। ये एक तरह से शिवाजी के लिए बुरी हार थी, क्योंकि पुणे का किला उनके लिए अहम था। यहाँ मौजूद लाल महल में उनका बचपन बीता था। लाल महल हाथ से निकलने के बावजूद शिवाजी ने लड़ना नहीं छोड़ा था और वो मुगल फौज को लगातार टक्कर दे रहे थे और इस टक्कर को रिजल्ट में बदलने का मौका उन्हें मिला साल 1663 में। 1663 में उन्होंने अपने लाल महल को वापस पाने का प्लान बनाया। असल में 2 साल तक महल पर कोई हमला हुआ नहीं। इस वजह से मुगल सैनिक निश्चिंत हो गए कि अब लाल महल तो सुरक्षित है। उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाने की महाराज ने सोची। बचपन से इस महल में रहे शिवाजी को इस महल के चप्पे चप्पे का पता था। फिर पूरी योजना बनाई गई। तय हुआ कि रात के अंधेरे में अपने चुनिंदा और सबसे खतरनाक सिपाहियों के साथ महल पर अटैक किया जाएगा। दिन तय हुआ 5 अप्रैल 1663। जिस दिन हमला हुआ उस दिन अमावस्या की रात थी। ये तो आप जानते ही हैं कि छापामार युद्ध में शिवाजी का कोई सानी नहीं था। उन्होंने अपने एक एक स्टेप की प्लानिंग कर रखी थी। उनके लगभग 400 सिपाही बारातियों के भेष में और बाकी सिपाही खान में मजदूरी करने वाले, तो कुछ सिपाही खुद सैनिक बनकर पुणे में घुस गए थे। इन लोगों का सपोर्ट पुणे के लोकल लोग भी कर रहे थे, क्योंकि पुणे के लोगों ने 2 साल तक शाइस्ता खान की क्रूरता को झेला था। आधी रात होते ही ये सारे सैनिक और शिवाजी महाराज मुगलों के कैंप के बिल्कुल करीब पहुंच गए और बेहद तेजी से पहरेदारों को मौत की नींद सुला दिया। फिर लाल महल के पीछे जाकर दरवाजे की चौखट के पत्थर को उखाड़कर ये किले के अंदर घुस गए। इससे महल के अंदर के पहरेदारों को आहट हो गई। चौकन्ने होकर वो इन पर टूट पड़े, लेकिन किसी को कुछ समझ आता तब तक बाजी पलट चुकी थी। महल में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। शिवाजी के सैनिकों ने मुगलों को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। शाइस्ता खान भी जल्दी जल्दी नीचे उतरा। उस पर भी हमला हुआ, लेकिन वो बच निकला, क्योंकि उसका बेटा अबुल फत्ते खान उसे बचाने के लिए आगे आ गया। लड़ाई में फत्ते खान मारा गया। इधर महल की महिलाओं ने हमले की वजह से दिए बुझा दिए थे। इस तरह से पूरे महल में अंधेरा छा गया था। इसी अंधेरे में शाइस्ता खान महल के और अंदर जाता गया। उसके पीछे भागे छत्रपति। उन्होंने फिर अंधेरे में ही शाइस्ता खान पर एक वार किया। इस वार में शाइस्ता बाल बाल बचा,
लेकिन जब उसने देखा तो उसके दाएं हाथ की 3 उंगलियां कट चुकी थी। उसने घबरा कर अपनी फौज को चिल्ला चिल्ला कर बुलाना शुरू किया। धीरे धीरे महल का शोर जब बढ़ने लगा तो मुगल सेना महल में घुसी। इसी शोर शराबे में इकट्ठी हुई भीड़ का फायदा उठाकर शिवाजी और उनके सिपाही 9-2-11 हो गए। बड़ी मुश्किल से शाइस्ता खान की जान बची थी। उसने राहत की सांस ली कि चलो गर्दन तो सलामत है, लेकिन इस हमले ने मुगल फौज की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जब इस शर्मनाक हार की खबर औरंगजेब को लगी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो उस वक्त कश्मीर के दौरे पर निकला था। अपनी हार से खींचे औरंगजेब ने तुरंत अपने मामा को वहां से निकलकर ढाका जाने का आदेश दिया। पुणे पर मराठों की इस जीत से मुगलों को अपनी घेराबंदी हटानी पड़ी और शिवाजी के प्रति लोगों का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। उधर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया और तब तक उसे ढाका में रखा जब तक गोलकुंडा के किले पर साल 1680 में चढ़ाई का मौका नहीं आया। यानी 20 साल तक, करीब 20 साल तक औरंगजेब ने शाइस्ता खान को उसकी हार की सजा दी। शिवाजी के इस हमले को भारतीय इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट हमलों में से एक माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था। पूरे भारत में हिंदवी स्वराज की अलख जगाने वाले मराठों ने अपने शौर्य, छापामार युद्ध की तकनीक के बल पर दिल्ली तक पर कब्जा कर लिया था। लेकिन एक और युद्ध क्षेत्र ऐसा था जहां मराठों ने न केवल मुगल बल्कि अंग्रेज और पुर्तगालियों को लगातार हराया। मराठे इस क्षेत्र में कभी हारे नहीं और सभी को उनकी ताकत के सामने सिर झुकाना पड़ा। एक समय तो ऐसा आ गया कि इन तीनों ताकतों यानी मुगल, अंग्रेज और पुर्तगालियों ने मिलकर मराठों से युद्ध किया और फिर भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, भारत में शुरू से ही विदेशी ताकतें हमला करती रही हैं। सिकंदर के जमाने से लेकर चंगेज खान, तैमूर लंग और बाबर तक तमाम विदेशी हमलावर अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर भारत में घुस आते थे। पानीपत से लेकर हल्दी घाटी तक तमाम ऐसे युद्ध हुए हैं जहां बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। ऐसे में मुगलों जैसी बड़ी ताकत से युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने छापामार तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये वो समय था जब केवल मराठे ही नहीं, भारत के तमाम राजा महाराजा अपनी आर्मी यानी कि थल सेना को मजबूत करने पर तो ध्यान देते थे। मुगलों के पास बहुत बड़ी ताकत थी। औरंगजेब के पास एशिया की सबसे बड़ी आर्मी थी। लेकिन फिर 17वीं सदी में यह कहानी बदल जाती है। कहानी बदलती है क्योंकि अंग्रेज, पुर्तगाली और डच लोगों ने भारत के कोस्टल एरिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनके आसपास महाराष्ट्र और कोंकण के इलाके में 3 बड़ी ताकतें पैदा होती हैं। पहली ताकत थी बंबई। बंबई तब अंग्रेजों के कब्जे में थी। ये 7 टापुओं पर बसा शहर था जो आज जैसा दिखता नहीं था। दूसरी ताकत थी पुर्तगाल। पुर्तगाली लोग गोवा और भसीन में कंट्रोल जमाकर बैठे थे। तीसरी ताकत थी सिद्दियों की, जो कि अफ्रीका के गुलाम थे और जंजीरा नाम के किले पर कब्जा करके बैठे थे। जंजीरा वो किला था जिसे कभी कोई नहीं जीत पाया था। जंजीरा के मालिक इन सिद्दियों को मुगलों ने अपनी शह दे रखी थी। ये तीनों ताकतें खास थी क्योंकि ये मराठों से लड़ते रहते थे और इनके पास अपनी नेवी होती थी। इस नेवी के दम पर ये सभी अपने शासन की सुरक्षा तो करते ही थे, साथ ही साथ इस नेवी के बदले उन्हें ट्रेड करने में भी काफी सहूलियत होती थी। सिद्दी हो या पुर्तगाल या फिर ब्रिटिश, ये सभी अपनी नेवी पर बहुत डिपेंडेंट थे क्योंकि उनका व्यापार इस नेवी की बदौलत चलता था। यही सब देखकर शिवाजी महाराज ने अपनी खुद की नेवी बनाने की ठानी। उन्हें पता था कि मराठों को अगर सेफ रखना है और अपने आसपास के दुश्मनों से अगर बचे रहना है तो सिर्फ थल सेना से काम नहीं चलेगा। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल नेवी की जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने नेवी बनाने पर खूब जोर दिया और ये नेवी इतनी ताकतवर और इतनी प्रोफेशनल बनी कि उन्हें आज भी देश की नेवी का फाउंडर माना जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में मराठा नेवी से रूबरू कराऊंगा। कैसी थी मराठों की नेवी, ये काम कैसे करती थी और कैसे इसने मदद की मराठों को भारत की एक बड़ी ताकत बनने में। इतिहासकार जादूनाथ सरकार कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मजात राजनीतिक प्रतिभा का सबसे स्पष्ट प्रमाण उनकी नौसेना और नौसैनिक अड्डों की स्थापना है। वैसे दोस्तों, जादूनाथ सरकार ने कुछ गलत कहा नहीं था। नेवी बनाने के लिए शिवाजी ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया था और ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। पुर्तगालियों को अपने जहाज़ों की क्वालिटी के लिए जाना जाता था। शिवाजी ने इसीलिए पुर्तगालियों को जहाज़ बनाने के लिए भारत बुलाया। लेकिन फिर उन्हें लगा कि भारत के जो पुर्तगाली अफसर हैं जो गोवा में बैठे हुए हैं,
उनको उनके जहाज़ों से दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उन्होंने पुर्तगाली इंजीनियरों के साथ इंडिया के कुछ ट्रेंड लोगों को लगाया ताकि पुर्तगालियों को काम करते देख वो भी अपना काम सीख सके। फिर शिवाजी महाराज ने जब देखा कि अब उनके लोग भी जहाज को बना सकते हैं तो उन्होंने आधे में ही काम को रुकवा दिया। फिर मराठों के ट्रेंड कारीगरों ने जहाज़ों को बनाया और इस तरह से बनती है मराठा मॉडर्न नेवी। शिवाजी महाराज की इस नेवी की सबसे पहले कमान दी गई मायनाक भंडारी को। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मराठा नेवी अपने आप में बहुत प्रोफेशनल थी। इसका स्ट्रक्चर और इसके बेड़े अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए थे। मतलब ये कि हर सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग जहाज हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए मराठा बेड़ों को शिवाजी महाराज ने 4 बड़ी कैटेगरीज में बांटा था। पहले थे गुराब। गुराब बहुत बड़े और ताकतवर जहाज थे जिन्हें समुद्र में होने वाली लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जहाज लकड़ी के बने होते थे और इन पर तोपें लगी होती थी। इन्हें दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए खास तौर पर बनाया गया था। इसके बाद आता है दूसरा जहाज जिसे गालबात कहते हैं। ये जहाज गुराब की तुलना में थोड़े छोटे होते थे, लेकिन इन्हें भी जंग में ही इस्तेमाल किया जाता था। इनकी स्पीड ज़्यादा होती थी और इन्हें खास तौर पर दुश्मनों का पीछा करने या फिर उन पर अचानक अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरी कैटेगरी में गश्ती करने वाले और छोटी मोटी लड़ाई लड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज आते थे। इन जहाज़ों का नाम भी होता था। इन जहाज़ों को टारगोट कहा जाता था। वहीं पाल ये चौथे जहाज होते थे जो बड़ी बड़ी फ्लीट की तरह होते थे, जिन्हें लंबी दूरी की समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मराठा जहाज़ों की खासियत दोस्तों ये थी कि यूरोपियन जहाज़ों के कंपैरिजन में इनके जहाज़ थोड़े छोटे होते थे और इनका जो निचला हिस्सा होता था वो ज़्यादा फ्लैट होता था। अपनी इसी खासियत की वजह से वो कोस्ट के बहुत करीब पहुंचकर अटैक कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जो यूरोपियन जहाज़ थे उनके लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि ये जो जहाज़ थे बड़े होते थे और इनका निचला हिस्सा उतना फ्लैट नहीं होता था कि ये कोस्ट के बिल्कुल करीब जा पाए। इसीलिए एक अंग्रेज ने लंदन में एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि उनके जहाज यानी मराठों के जहाज वहां जा सकते हैं जहां हम यानी कि यूरोपियंस नहीं जा सकते। अब आइए कुछ और खासियतों की बात करते हैं। शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना यानी नेवी 30 से 40 जहाजों के साथ शुरू की थी। जल्दी ही ये नंबर बढ़कर 200 के पार चला गया। ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत थी जिसने मराठों को कई जंगों को जीतने में मदद की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर साल 1664 में मराठों और मुगलों की भिड़ंत हुई। इस लड़ाई में नौसेना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लड़ाई के दौरान मुगलों का एक जंगी बेड़ा सूरत की ओर रवाना हुआ, लेकिन मराठा नेवी ने उसे 5 दिनों तक समुद्र में ही रोके रखा। इसकी वजह से मराठाओं ने इस युद्ध को आसानी से जीत लिया। ठीक ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर्नाटक में पड़ने वाले बसरूर की रानी की मदद की थी। हुआ यह कि बसरूर के एक राजा थे जिनकी मौत के बाद पुर्तगालियों ने बसरूर पर कब्जा कर लिया। तब शिवाजी अपनी नौसेना लेकर बसरूर गए और पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया। आज भी बसरूर में 13 फरवरी को इस मौके की याद में जश्न मनाया जाता है। फिर 1679 में शिवाजी की मृत्यु के बाद जब संभाजी छत्रपति बने तो उन्होंने भी मराठा नौसेना की कमान संभाली। संभाजी की नजर जंजीरा के किले पर थी जहां पर सिद्दियों का कब्जा था। हालांकि संभाजी इस काम में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मराठों के लिए कई किले बनवाए जिससे कि मराठा ताकत और भी ज्यादा बढ़ी। फिर संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा नौसेना को दिशा देने का काम किया कान्होजी आंग्रे ने। कान्होजी आंग्रे को इंडिया के सबसे लेजेंडरी नेवल कमांडर्स में से एक माना जाता है। आंग्रे का जन्म 1668 में कोंकण तट पर हुआ था। इनका पूरा बचपन बीता था समुद्र के किनारे। यही वजह है कि इन्हें समुद्र का अच्छा खासा ज्ञान था। हरनाई कांगरे का जन्म स्थान माना जाता है और इसका स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हरनाई में ही आंग्रे ने नौसैन्य कला को निखारा था। उनका जन्म रत्नागिरी तट के कोली गांव के लोगों के बीच में हुआ था, जो अपनी नावों और देसी नावों के साथ सदियों से समुद्र में काम करते थे। इसी वजह से कान्होजी आंग्रे शिवाजी की नौसेना के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल भर्ती थे और अपने इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने अंग्रेज, पुर्तगालियों और सिद्दी को तो हराया ही हराया, साथ ही साथ वो जाने जाते थे दुश्मनों के जहाज़ों पर कब्जा करने के लिए। कान्होजी आंग्रे की लीडरशिप के चलते ही मराठा नेवी उस दौर की सबसे ताकतवर नेवी थी।
उनके बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने मुंबई से सिर्फ 2 मील दूर यानी दुश्मन की नाक के नीचे से एक अंग्रेजी जहाज को कब्जे में ले लिया। क्योंकि इस जहाज में एक ब्रिटिश गवर्नर की पत्नी भी थी, इसलिए अंग्रेजों ने आंग्रे को यानी मराठों को बहुत बड़ी कीमत देकर अपने जहाज को छुड़वाया था। यही नहीं, उनकी नेवी इतनी ताकतवर थी कि इन्होंने इसके दम पर लंबे टाइम तक मुंबई शहर का घेराव कर दिया था। इस घेराव के चलते अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। आखिर में अंग्रेज मराठों को एक अच्छी खासी रकम देने पर मजबूर हुए। कहा जाता है कि आंग्रे की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल 50,000 पाउंड का नुकसान अलग से होता था। जो नुकसान हो रहा है उससे अलग। आंग्रे की बढ़ती शक्ति से परेशान होकर अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्धियों ने एक साथ मिलकर उन पर अटैक किया। 3 विदेशी ताकतों की विशाल सेना का सामना नौसेना, मराठा नौसेना ने अकेले किया। खंडेरी के युद्ध के नाम से मशहूर इस लड़ाई में तीनों को धूल चटा दी गई। इतिहासकार मानते हैं कि समुद्र में उनकी स्ट्रेटेजी शिवाजी की जमीन पर बनाई गई स्ट्रेटेजी से मिलती जुलती थी, यानी कि सरप्राइज करना और चुपके से अटैक कर देना। इस तरह कान्होजी आंग्रे अपने बड़े से बड़े दुश्मन जहाजों को उथले पानी में खींच लाते थे, जहां वो चट्टानों से टकराते थे और फिर उन पर तोपों की बौछार करके उन्हें तबाह कर देते थे। इसके बाद जहाज पर चढ़कर क्लोज कॉम्बैट लड़ाई करते थे और जीत का अंत लूटपाट से होता था। इसकी एक वानगी ये थी दोस्तों कि उस दौर में पुर्तगाली अपने इलाके में आने वाले हर जहाज पर टैक्स लगाया करते थे। जहाज ले जाने के लिए करताज लेना पड़ता था, यानी कि एक तरह का परमिशन लेटर, जिसके बिना कोई भी जहाज पुर्तगालियों के इलाके में एंट्री नहीं कर सकता था। आंग्रे ने इस करताज को मानने से मना कर दिया। उन्होंने अपना अलग कागज जारी किया। इस कागज को दस्तक कहते थे। मराठा नौसेना और आंग्रे की ताकत का आलम यह था कि सभी जहाजों के लिए दस्तक लेना कंपलसरी था, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर पुर्तगाली ही क्यों ना हो। आंग्रे का ही किया हुआ था कि अपने गोल्डन टाइम में मराठा नेवी वेस्टर्न कोस्ट से गुजरने वाले हर जहाज से चौथ कर वसूलती थी। कहने का मतलब था कि आंग्रे की लीडरशिप में मराठा नेवी का दबदबा सूरत से लेकर कोंकण कोस्ट तक था। पूरे कोंकण में मराठा नौसेना के किले बने हुए थे। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप, जहाँ पर काला पानी की सजा देने वाले कैदियों को रखा जाता था, वहाँ पर भी उनका अधिकार था। मराठा नौसेना 17वीं और 18वीं सदी में दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवीज में से एक थी। और इस तरह दोस्तों शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता से लेकर कान्होजी आंग्रे की लीडरशिप क्वालिटी तक, सिंधु दुर्ग और कोलाबा के अभेद्य किलों से लेकर समुद्री डकैती पर नियंत्रण तक मराठा नौसेना ने मराठा साम्राज्य की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखा और समुद्री इतिहास में अपना एक अमिट स्थान बनाया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। वेस्टर्न घाट से अरब सागर में उतरते हुए बंजर पहाड़ी महाराष्ट्र कोस्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक एकांत जीवन के लिए अभिशत कान्होजी आंग्रे द्वीप एक पर्यटन स्थल है। ये कान्होजी आंग्रे को ही डेडिकेट किया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े। और गजब की बात यह है कि उसमें से वो एक भी युद्ध नहीं हारे। एक ऐसे अजय योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सका था। एक ऐसे मराठा लड़ाके जिन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के अभियान को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच होने वाली लगातार लड़ाइयों का नतीजा था कि दक्षिण भारत की आदिल शाही और कुतुब शाही, ये दोनों इस्लामी सल्तनतें हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गईं। 17वीं सदी आते आते पूरे हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। तब ऐसे में एक व्यक्ति ने इन मुगलों की छाती पर चढ़कर फिर से हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुओं का साम्राज्य खड़ा किया। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्हीं के पुत्र थे वीर छत्रपति संभाजी महाराज। 9 साल के अंदर 120 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ने वाले और जीतने वाले दुनिया के एकमात्र भारतीय संभाजी 13 साल की उम्र में मराठी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, उर्दू, फारसी, मलयालम, पाली जैसी 13 भाषाएं सीख चुके थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में बुद्ध भूषणम और नायिका भेद और 7 शतक नाम के किताबें लिख डाली थी। इसके अलावा तलवार, घुड़सवारी, तीरंदाजी और कुश्ती तक में वो माहिर थे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ, लेकिन संभाजी महाराज अपने पैरों पर ठीक से चलना भी नहीं सीखे थे, तभी उनकी माताजी का देहांत हो गया। तब वो केवल 2 साल के थे।
उधर उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त थे, इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी महाराज बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे। महाराज शास्त्र लिखने और शस्त्र चलाने दोनों कलाओं में एक्सपर्ट थे। वो दोनों हाथों से तलवारबाजी और लगातार कई घंटे तक घुड़सवारी कर सकते थे। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें स्वराज्य पर आने वाले संकट की बातें बतानी शुरू कर दी थी। शिवाजी महाराज अपने बेटे को औरंगजेब से मिलाने के लिए महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर दूर आगरा भी लेकर गए थे। 9 साल के बच्चे को घोड़े पर बैठकर इतनी लंबी दूरी तय करना आसान नहीं था, पर कहते हैं ना, जिसके इरादे मजबूत हों वो रास्ते की परवाह नहीं करते। जब वो आगरा पहुंचे तो दुष्ट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपमानित करके उन्हें बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज छोटे थे और बालक होने की वजह से आगरा के किले में इधर से उधर घूमने की उन्हें आज़ादी थी। कहते हैं कि वो महल की एक एक जानकारी अपने पिता शिवाजी महाराज को देते रहते थे और एक दिन चालाकी से शिवाजी महाराज अचानक औरंगजेब की कैद से फरार हो गए। इस घटना के बाद मराठा साम्राज्य को एक नई संजीवनी मिल गई। जब संभाजी महाराज 10 साल के हुए तो उन्होंने बचपन में ही राजनीतिक पाठ पढ़ना और दूसरे हिंदू राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने पहली बार गुजरात की मुगल सेना को हराकर जीत हासिल की थी। लेकिन 3 अप्रैल 1680 को फिर संभाजी के और भारत के लिए एक बुरी खबर आ गई। लगातार युद्ध करने की वजह से शिवाजी महाराज की तबीयत खराब हुई और हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। जब औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य के बढ़ते कदम अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को जीतने का उसका सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है, तब छत्रपति संभाजी महाराज के इरादे कुछ और ही थे। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। बिना कोई देर किए राज्याभिषेक के ठीक 14 दिन बाद संभाजी महाराज ने मध्य प्रदेश की बुरहानपुर शहर की तरफ कूच कर दिया। उस समय से दक्षिण भारत का एंट्री गेट कहा जाता था। धन और वैभव से काफी समृद्धशाली शहर हुआ करता था ये, और इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल का काम पूरा होने तक अपनी बीवी मुमताज को 6 महीने तक इसी शहर में रखा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि औरंगजेब भी इसी शहर में पैदा हुआ था, इसीलिए औरंगजेब को यह शहर बहुत पसंद था। उसने इसे दक्कन की राजधानी भी बनाया था। उधर छत्रपति संभाजी महाराज हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत का पूरी तरह से सफाया करना चाहते थे। इसीलिए 30 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने वहां पर चढ़ाई कर नवाबपुरा, बहादुरपुरा और खुर्रामपुर जैसे 17 गांवों को तबाह कर दिया। उन्होंने यहां से सोना, चांदी, हीरे मोती और जवाहरात को लूट लिया और राजधानी बुरहानपुर को जलाकर खाक कर दिया। इस सदमे से औरंगजेब अभी बाहर आ भी नहीं पाया था कि तभी संभाजी महाराज ने औरंगाबाद पर हमला कर दिया। आपको बताऊं कि इस शहर का नाम हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। मराठों ने औरंगाबाद से मुगलों का इतना माल लूटा कि वहां कुछ नहीं बचा। इस घटना के बाद औरंगाबाद में ही नहीं, मुगलों के बड़े बड़े सिपहसालारों में भी संभाजी महाराज का खौफ बढ़ गया था। तभी संभाजी महाराज ने एक तीसरी चोट की। उन्होंने औरंगजेब के बागी बेटे सुल्तान मोहम्मद अकबर को अपने यहाँ शरण दे दी। इससे बौखलाए औरंगजेब ने 40,000 हाथी, 70,000 घोड़े और 35,000 ऊंटों के साथ अपनी 8 लाख की फौज लेकर दक्कन की तरफ कूच कर दिया, ताकि वो शंभू राजे छत्रपति संभाजी महाराज को सबक सिखा सके। दूसरी तरफ संभाजी महाराज के पास केवल 20,000 की सेना थी, लेकिन जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र में पड़े, मराठों ने छापेमार तरीके से उन पर हमले शुरू कर दिए। लगातार मुगलों के मारे जाने की खबरें औरंगजेब को मिल रही थी। गुस्से से बौखलाए औरंगजेब ने मराठों को सबक सिखाने के लिए उन्हीं का तरीका अपनाने की सोची, और तब एक युद्ध हुआ जिसमें एक तरफ थे 600 मराठे और दूसरी तरफ थे 40,000 मुगल। औरंगजेब को बताया गया कि मराठे अलग अलग छोटे छोटे किलों और गढ़ों में फैले रहते हैं, हमला करके वो वहीं चुपचाप छिप जाते हैं। अब औरंगजेब ने भी सोचा कि हमें ऐसे किलों पर हमला करके उन्हें जीतने का रास्ता अपनाना चाहिए। नासिक जिले का रामसेज किला चुना गया, जहां पर हमले का प्लान बनाया गया। उस किले में 500 से 600 मराठे ही होते थे और गोला बारूद वहां रखा जाता नहीं था, तो सरदार शहाबुद्दीन खान को जिम्मा दिया गया। औरंगजेब ने शहाबुद्दीन को तोप खाने, बारूद और 10,000 की मुगल फौज लेकर शहाबुद्दीन खान किले पर घेराबंदी कर दी। किले के अंदर 600 मराठे एकदम चुपचाप बैठे थे। शहाबुद्दीन को लगा कि हमारे डर से बिना लड़ाई भाग गए लोग।
मुगल सेना उत्साह के साथ तेजी से आगे बढ़ ही रही थी कि किले से पत्थर गिरने लगे। पत्थरों के इस भयानक हमले में एक पत्थर सीधा जाकर शहाबुद्दीन के सर पर लगा और जैसे शहाबुद्दीन का सिर फट गया। तब उसने बारूद से किले को उड़ाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही रात में मराठे किले के नीचे उतरकर मुगल छावनी में घुसकर उन्हें काट कर और बारूद लेकर गायब हो गए। शहाबुद्दीन खान रामसेज किले को छोड़कर वापस चला गया तो दूसरी तरफ औरंगजेब मराठों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने अपने सौतेले भाई बहादुर खान को रामसेज किला जीतने के लिए भेजा, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सका, उसे भी हार कर वापस आना पड़ा। अब मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर सरदार फतेह खान भेजा गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच मुगलों के अंदर एक अफवाह फैल गई कि किले के ऊपर इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। मुगल सैनिक कहने लगे कि हम शाम तक किले की दीवार तोड़ते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो दीवार वैसी की वैसी बिल्कुल पुरानी दीवार जैसी बन जाती है। हमारे 300 सैनिक रात के अंधेरे में वहां गए और वो सभी के सभी मारे गए। वो मराठे रात के अंधेरे में भी साफ साफ देखते हैं और हम हमला भी करते हैं। हमारे 7000 सिपाही मारे जा चुके हैं। कहा जाता है कि किले को जीतने की कोशिश में मुगलों ने एक तांत्रिक तक की मदद ली थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। 3 साल तक मुगल इस किले को जीतने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बाद में मुगलों ने 1684 में कोंकण में मराठों की राजधानी रायगढ़ के किले पर हमला किया, लेकिन मुगलों की सेना फिर संभाजी महाराज की सेना से पिट गई। इसी के बाद औरंगजेब ने मराठों से जीतने का ख्वाब छोड़ दिया और दक्कन में और आगे चला गया, जहां पर उसने कुतुब शाही और आदिल शाही वंश पर हमला किया और उनको हराकर उनके साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उधर संभाजी महाराज ने अपने साम्राज्य को फैलाना जारी रखा। यह साल था 1689 और तारीख थी 1 फरवरी, जब अपने ही लोगों के धोखे के चलते छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों ने कैद कर लिया। इसके बाद बड़े ही ब्रूटल तरीके से उनकी जान ले ली जाती है। अभी हाल ही में छावा मूवी में इस कहानी को दिखाया गया है कि कैसे बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद संभाजी महाराज को मुगलों ने पकड़ दिया। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि उन्हें पकड़ा कहां पर गया था? संगमेश्वर, एक ऐसी जगह जो संभाजी महाराज के त्याग, बलिदान और साथ ही साथ उनके साथ होने वाले धोखे का सिंबल बन गई। मूवी को देखने के बाद कई लोगों को लगता है कि संगमेश्वर एक किला है, लेकिन यह सच नहीं है। संभाजी महाराज को भी जब मुगलों ने बंदी बनाया था तो वो किसी किले में नहीं थे। वो थे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर बसे एक छोटे से कस्बे में संगमेश्वर नाम की जगह पर। महाराष्ट्र में संगमेश्वर की काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी जगह पर मराठों के साथ होने वाली सबसे क्रूर घटना की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि संगमेश्वर का महत्व सिर्फ इतना सा नहीं है कि यहाँ संभाजी महाराज के साथ छल किया गया था, बल्कि इस जगह का इतिहास इससे भी करीब 1500 साल पुराना है। इसका कनेक्शन संभाजी महाराज ही नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज से भी है। सैकड़ों सालों से मराठों के लिए बेहद जरूरी इस कस्बे का इतिहास बहुत दिलचस्प है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं संभाजी महाराज से जुड़े इस क्षेत्र के पूरे इतिहास को आपके सामने रखूंगा। ये जगह सिर्फ त्याग और बलिदान नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इस पर रूल करने वाले महान राजाओं की भी कहानी कहता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में मौजूद है कस्बा जिसका नाम है संगमेश्वर। ये जगह अरब सागर के पास सह्याद्री पर्वत के पास पड़ती है। यहाँ पर कई मंदिर हैं और वो जगह है जहाँ संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया था। इसीलिए लोग आज इस जगह को देखने आते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज को ट्रिब्यूट देते हैं। लेकिन इससे भी कई साल पहले से इस जगह का अपना महत्व रहा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इस जगह का महत्व 12वीं सदी से बढ़ा, जब कर्नाटक के शिलाहार राजवंश ने इस जगह के महत्व को समझते हुए इसे बसाया था। शिलाहार कभी राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। बाद में ये आज़ाद हो गए और महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से से लेकर उत्तर और दक्षिण कोंकण के क्षेत्र पर राज करने लगे थे। इन्होंने संगमेश्वर के क्षेत्र को बड़े पैमाने पर डेवलप किया था। यहाँ उन्होंने 13वीं सदी तक रूल किया और इस दौरान कई मंदिर बनवाए और ट्रेड को खूब बढ़ावा दिया। संगमेश्वर में प्राचीन शिव मंदिर को भी शिलाहारों ने संरक्षण दिया था। इसके बाद इस जगह पर सल्तनत काल के दौरान यादव राजवंश का कब्जा हुआ और फिर जाकर मुगल काल के दौरान यहाँ मराठों का शासन आया। दोस्तों, संगमेश्वर चाहे शिलाहार हो, यादव हो या मराठे, सभी राजवंशों के लिए इंपॉर्टेंट था। इसके नाम में ही इसकी इंपॉर्टेंस छिपी हुई है। संगमेश्वर का मतलब है नदियों का संगम। यहाँ पर शास्त्री नदी, सोनवी नदी का संगम मौजूद है। ये जगह कोंकण के तट को दक्कन से जोड़ने का काम करती है।
ऊंचाई पर होने की वजह से संगमेश्वर पर रूल करने वाला राजा आसानी से दुश्मन पर नजर रख सकता है और उसे रोक भी सकता था। हालांकि कई लोगों को लगता है कि संगमेश्वर, जहां पर संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया गया, वो एक किला है, जबकि ऐसा नहीं है। संगमेश्वर के आसपास कई बड़े किले हैं, जैसे कि विशालगढ़ का किला, भवानीगढ़ का किला और जयगढ़ का किला। यहाँ तक कि संभाजी महाराज को भी जब मुगलों ने बंदी बनाया था तो वो किसी किले में नहीं थे, बल्कि संगमेश्वर नाम के इसी कस्बे में मौजूद थे। खैर, 16वीं सदी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और फिर बाबर से लेकर अकबर और उसके बाद शाहजहां के टाइम पीरियड तक दक्कन का क्षेत्र मुगल कब्जे में आ गया था। लेकिन 17वीं सदी में सिचुएशन चेंज होती है, और सिचुएशन चेंज होती है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में मराठा ताकत की कमान आती है। जब शिवाजी महाराज की ताकत दक्षिण में उभर रही थी, तब उन्होंने महसूस किया कि संगमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इस पर अगर कब्जा कर लिया गया तो वो अपनी ताकत में इजाफा कर सकते हैं। इसीलिए साल 1660 के दशक में जब शिवाजी महाराज दक्कन के कैंपेन पर निकले तो उन्होंने कोंकण के क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने के लिए संगमेश्वर को अपने कब्जे में कर लिया। इसके चलते बड़े पैमाने पर छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा इकोनॉमी को फायदा मिला, क्योंकि संगमेश्वर से कोंकण और आसपास के ट्रेड रूट की रक्षा की जा सकती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसीलिए संगमेश्वर को भी अपने स्वराज अभियान से जोड़ा, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आगे चलकर उन्हें बहुत ज्यादा मदद देने वाली थी। संगमेश्वर पर कब्जा करके वो कोंकण के ट्रेड को तो सेफ कर ही सकते थे, साथ ही साथ उनको बहुत मदद मिल सकती थी अपनी नेवी को ऑर्गेनाइज करने में और उसे चलाने में। संगमेश्वर और आसपास के एरिया पर कब्जा करके शिवाजी महाराज ने अपनी नेवी की जरूरत को समझा और उसे मजबूत बनाने का काम किया। उन्होंने पुर्तगाली और सिद्धी समुद्री डाकुओं से पश्चिमी तट की सुरक्षा में अपनी नेवी की इंपॉर्टेंस को समझा। संगमेश्वर पर कंट्रोल करके वो अपने आसपास के जितने भी कोस्टल किले थे उनकी सुरक्षा कर सकते थे, और जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्रेड रूट को भी वो इसी तरह से सेफ रख सकते थे। इस स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के चलते मराठा नौसेना की नींव रखी गई, जो बाद में कान्होजी आंग्रे के अंडर एक बहुत ही ब्रूटल फोर्स बन गई। इस तरह दोस्तों संगमेश्वर रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंधुदुर्ग जैसे इंपॉर्टेंट मराठा सेंटर्स की लिस्ट में आ गया। संगमेश्वर एक तरह से वेस्टर्न घाट और कोंकण के एरिया पर मराठों की डोमिनेंस का सिंबल बन गया। दक्कन के पठार और समुद्र से होने वाले हमलों के खिलाफ यहां से कार्रवाई की जा सकती थी, इसलिए मराठों के लिए संगमेश्वर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी। यहां से शिवाजी महाराज ने अपनी गुरिल्ला वॉर टेक्निक को शुरू किया था। इस वॉर टेक्निक में दुश्मन पर अचानक हमला होता था, जिससे कि दुश्मन सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था। अब देखिए, ये तो कोई छिपी बात नहीं थी कि मुगलों की सेना मराठी सेना से काफी बड़ी थी। इनफैक्ट औरंगजेब के पास 9 लाख की सेना थी, तो वही मराठा सेना मुश्किल से 50 से 60 हजार थी। लेकिन फिर भी शिवाजी के लिए ये सेना काफी थी मुगलों को छकाने के लिए। उनको पहाड़ी रास्तों का अच्छा खासा नॉलेज था और इसी नॉलेज का इस्तेमाल उन्होंने छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध के लिए किया। उनके इस ट्रिक से मुगल और दक्कन के आदिलशाही सेनाओं को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। यही नहीं, संगमेश्वर मराठा सेना के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई डिपो भी बना। यहां से आसपास के किलों को आसानी से रसद पहुंचाई जा सकती थी। इस लिहाज से मराठों के लिए संगमेश्वर बहुत ही ज्यादा जरूरी जगह थी। सबसे बड़ी बात है कि संगमेश्वर के साथ शिवाजी महाराज का संबंध न केवल स्ट्रेटेजिक था, बल्कि सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक भी था। यह मुगल और सल्तनत शासन से मुक्त एक संप्रभु मराठा साम्राज्य की स्थापना के उनके अपने दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करता था। संगमेश्वर के आसपास के किले जैसे कि भवानीगढ़ शिवाजी महाराज की मिलिट्री ब्रिलियंस और अपनी जमीन, अपने लोगों और अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने का भी सिंबल था। ये जगह मुगल साम्राज्य के प्रतिरोध का सेंटर थी, खासतौर पर तब जब औरंगजेब दक्कन में अपना अभियान चला रहा था। औरंगजेब ने भी संगमेश्वर पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शिवाजी महाराज के दौर में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई, उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। साल 1679 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तब मराठा कमान आती है छत्रपति संभाजी महाराज के हाथों में। उन्होंने 9 सालों तक मुगल फौज को परेशान कर रख दिया। करीब 120 से ज्यादा लड़ाइयों में उन्होंने मुगलों को पूरी तरीके से धूल चटाई। लेकिन फाइनली 1 फरवरी 1689 के दिन गनोजी शिर्के की गद्दारी के चलते संभाजी महाराज को मुगलों ने कैद कर लिया। छत्रपति संभाजी महाराज तब यहीं पर थे।
कहा जाता है कि जिस वक्त मुगल कमांडर मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर हमला किया था, उस वक्त संभाजी महाराज संगमेश्वर के सरदेसाई वाड़ा नाम की जगह पर रुके हुए थे और अपने सेनापतियों का इंतजार कर रहे थे। जब हमला हुआ तो संभाजी महाराज स्नान कर रहे थे। मुकर्रब खान काफी बड़ी सेना लेकर आया था, जबकि संभाजी महाराज के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। वो बहुत कम लोगों के साथ यहाँ आए हुए थे। लेकिन सच तो ये है कि वो चाहते तो यहाँ से आसानी से निकल जाते, भाग जाते, क्योंकि न केवल उनको वहाँ के सारे रास्तों का पता था, बल्कि उनके घोड़े भी आराम कर चुके थे और उनको पहाड़ी रास्तों पर भागने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने भागने की बजाय लड़ने का फैसला किया। इसलिए मुकर्रब खान से लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें कैद कर लिया गया। उनके साथ उनके दरबारी कवि और कमांडर कवि कलश भी मौजूद थे, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। आपने देखा होगा अगर तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन दोनों को पकड़ लिया गया और फिर इन दोनों को वहां से 40 मील की दूरी पर तुलापुर नाम की जगह पर ले जाया गया। वैसे आपको बताऊं कि तुलापुर में भी एक संगमेश्वर मंदिर है, लेकिन वो जगह जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा गया वो 40 मील दूर है उस संगमेश्वर से। इस संगमेश्वर में 360 मंदिर हैं, जिसमें से भगवान शिव का फेमस मंदिर है। तो 1 फरवरी को गिरफ्तार करने के बाद संभाजी महाराज को तुलापुर ले जाया गया और वहां पर 11 मार्च 1689 तक उन्हें खूब टॉर्चर किया गया। उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। किलों को सरेंडर करने को कहा गया, उसके लिए भी उन्होंने मना किया। फिर बड़े पैमाने पर उनके साथ टॉर्चर किया गया और फाइनली 11 मार्च 1689 को इस टॉर्चर के साथ उनकी जान ले ली गई। ये मराठा इतिहास में सबसे भयानक टॉर्चर्स में से एक था। आज भी संगमेश्वर में वो जगह मौजूद है जहां पर संभाजी महाराज को पकड़ा गया था। हालांकि ये जगह आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा खराब हालत में है, लेकिन फिर भी संगमेश्वर में उनकी कुर्बानी की कहानी आज भी कही जाती है। खैर, संभाजी महाराज की हत्या के बाद मुगलों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर उन्होंने तुरंत दीवारें ऊंची कराई और इसे मजबूत बनाने का काम किया गया, ताकि मराठों को दोबारा इस जगह पर कब्जा ना होने पाए। हालांकि मराठों ने भी कभी हार नहीं मानी। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद छत्रपति राजाराम और बाद में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के लीडरशिप में मराठों ने मुगल कंट्रोल का विरोध जारी रखा। इसी दौरान संताजी घोर पड़े और धनजी जाधव जैसे मराठा सेनापतियों की लीडरशिप में गुरिल्ला युद्ध हुआ और उनकी दृढ़ता का फल तब मिला जब आखिरकार संगमेश्वर को मराठों ने दोबारा हासिल कर लिया। आगे चलकर जब भारत में यूरोपियन कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ा और मराठा ताकत कमजोर हुई, अंग्रेज मजबूत हुए, तो संगमेश्वर पर भी इसका असर पड़ा। अंग्रेजों और मराठों के बीच टोटल 3 युद्ध हुए थे। इन युद्धों में मराठे कमजोर होते चले गए। फाइनली तीसरे युद्ध में, जो कि साल 1818 में हुआ, उसमें मराठों की हार हुई और कई इंपॉर्टेंट मराठा सेंटर्स पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इन इंपॉर्टेंट सेंटर्स में से एक संगमेश्वर भी था। फिर अंग्रेजों के दौर में क्योंकि सूरत, बंबई और मद्रास की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यहाँ से बड़े पैमाने पर ट्रेड होता था, इसलिए संगमेश्वर की इंपॉर्टेंस कम होती चली गई और धीरे धीरे ये जगह बस एक कस्बा बनकर रह गई। संगमेश्वर दोस्तों मराठों की शक्ति के पुनरुत्थान का प्रतीक था। आज संगमेश्वर भले ही एक छोटे से कस्बे के रूप में नक्शे में मौजूद है, लेकिन यहाँ मराठा गौरव और संभाजी महाराज की अदम्य भावना का प्रतीक ये बना हुआ है। यह कस्बा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये मराठों द्वारा अपनी भूमि और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। जब हम इसके खंडरों से गुजरते हैं तो हमें लड़ी गई भयंकर लड़ाइयों और महान मराठा योद्धाओं की विरासत की याद आती है। छत्रपति संभाजी महाराज, जिन पर हाल ही में बनी मूवी छावा, उसने लोगों के मन में संभाजी महाराज के प्रति न सिर्फ सम्मान को बढ़ाया है, बल्कि लोगों के मन में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर संभाजी महाराज 40 दिनों तक कैद में रहे। हर दिन उनके ऊपर टॉर्चर होता रहा, ऐसा भयानक टॉर्चर जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज को बचाने कोई क्यों नहीं आया? जिन मराठों के लिए कई कहानियां प्रचलित हैं कि लाखों मर जाएं, लेकिन लाखों को संभालने वाला जिंदा होना चाहिए, यानी कि छत्रपति, वही मराठा तब कहां थे जब संभाजी महाराज की आंखें फोड़ी जा रही थी, या जब उन्हें जोकरों जैसी ड्रेस पहनाकर घुमाया जा रहा था? आखिर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज को छुड़ाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? और अगर कोशिश की गई थी तो उन्हें बचाने में मराठा कामयाब क्यों नहीं हुए? औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच की जंग साल 1681 से ही शुरू हो गई थी, जब संभाजी महाराज छत्रपति बने थे। संभाजी महाराज और दक्कन में उठती ताकतों के चलते ही औरंगजेब ने दक्कन की ओर खुद जाने का फैसला किया था। साल 1683 में औरंगजेब अहमदनगर की ओर आगे बढ़ा।
यहाँ उसने अपने बेटों शाह आलम और आजम शाह को 2 टुकड़ियों का इंचार्ज बनाया। इसमें शाह आलम गोवा में घुसने और उत्तरी कोंकण की ओर बढ़ने में कामयाब रहा। उनका इरादा मराठों की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा करना था, लेकिन मराठों ने मुगल सेना की सप्लाई लाइन को काट दिया, जिससे यह हमला नाकाम हो गया। इसके बाद रायगढ़ पर कब्जा करने की एक और कोशिश नाकाम हुई, जब मराठा कमांडर हम्बीर राव मोहिते ने मुगल सेना को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। इस बीच औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा दोनों पर जीत हासिल की। इससे हुआ यह कि वहां की सल्तनत समाप्त हो गई। इसी बीच संभाजी के साथ धोखा हो गया, जिसके चलते मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज को फरवरी 1679 में पकड़ दिया। फिर संभाजी महाराज को बहुत ही ब्रूटल तरीके से टॉर्चर किया गया। उन्हें अंधा कर दिया गया, गर्म लोहे से दागा गया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की बजाय मृत्यु को स्वीकार करना ज्यादा पसंद किया। यह सब कुछ 40 दिनों तक चलता रहा, लेकिन इस बीच में कोई भी मराठा सेनापति या मराठा फौज तुलापुर नहीं पहुंच पाई, जहां पर उनके साथ ये ज्यादती हो रही थी। सवाल आता है कि क्यों, और अगर कोशिश हुई थी तो वो नाकाम कैसे हुई। तो दोस्तों, जब संभाजी महाराज को मुकर्रब खान ने पकड़ लिया तो मराठों से बचने के लिए वो बहुत तेजी से संगमेश्वर से तुलापुर की ओर निकला। उसने अपनी सेना को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द सेना को बहादुरगढ़ लेकर जाएं। इधर जब औरंगजेब को खबर मिली कि संभाजी महाराज कैद में हैं, तो उसने तुरंत मराठों की घेराबंदी शुरू कराई। औरंगजेब इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इससे मराठे और कमजोर पड़े और दक्कन में मुगलों की राजनीति मजबूत हो गई। इसी वजह से मुकर्रब खान की तरह ही अपने एक बेहद खास सेनापति जुल्फिकार खान को औरंगजेब ने सेना लेकर मराठों की राजधानी रायगढ़ की ओर भेजा। जुल्फिकार खान ने किले पर हमला किया और संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई और उनके 7 साल के पुत्र शाहूजी महाराज को कैद कर लिया। हालांकि इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। रायगढ़ को दोस्तों मराठों का हृदय माना जाता था, लेकिन संभाजी के बाद औरंगजेब ने रायगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। यही वजह है कि मराठों को समय ही नहीं मिला कि वो मुगलों से संभाजी को छुड़ाने के लिए कोई बहुत बड़ा अभियान छेड़ पाए। सबसे बड़ी बात यह थी कि संभाजी महाराज के सबसे करीबी मित्र हम्बीर राव मोहिते की भी वाई की लड़ाई में पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिससे मराठा कमजोर हो गए थे। फिर भी जो बेहद ताकतवर मराठा सरदार थे, जैसे कि संताजी घोरपड़े, रायप्पा महार और खांडो बल्लाल चिटनीस, ये सभी अपने अपने मोर्चों पर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बिजी थे। जब तक उनके पास संभाजी की खबर पहुंची, तब तक काफी देर हो गई थी। मुगलों ने हर जगह पर इस टाइम तक नकेल कसनी शुरू कर दी थी। इतिहासकारों के हिसाब से संभाजी महाराज की गिरफ्तारी इतनी अचानक हुई और इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि मराठा सेना को संगठित होने का मौका ही नहीं मिला। औरंगजेब ने चप्पे चप्पे पर पहरा बिठाकर पूरी तैयारी की थी कि संभाजी महाराज की खबर ना पहुंचे, जिससे कि मराठे कोई बड़ी योजना ना बना सके। अब एक तरफ छत्रपति संभाजी महाराज थे, जिन्हें बचाकर मराठों के छत्रपति को बचाया जा सकता था, तो दूसरी तरफ मराठा परिवार था, जिसे बचाए बिना मराठों की ताकत को बचा पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए सबसे पहले किले को और छत्रपति राजा राम को बचाने की कोशिश की गई, ताकि मराठों की ताकत को दोबारा लड़ने के लिए खड़ा किया जा सके। शायद मराठों ने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी हालत आ सकती है कि जब उन्हें छत्रपति और पूरे मराठा साम्राज्य में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मराठों के सामने समस्या यह थी कि संभाजी महाराज को छुड़ाने जाएं तो रायगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो सकता था, और वहीं रायगढ़ को बचाने पर संभाजी महाराज को खोना पड़ सकता था। आखिर में मराठों को कड़ा फैसला लेना पड़ा। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि दक्कन में जब मराठे लगातार मुगलों को हराकर ताकतवर बन गए थे, तो उन्होंने सीधे सीधे औरंगजेब पर हमला करके संभाजी महाराज को क्यों नहीं बचा लिया। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मिलिट्री टेक्निक या मिलिट्री टेक्निक को समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात नोट करने वाली यह है कि मराठों के पास औरंगजेब की तुलना में बहुत कम सेना थी। औरंगजेब की दक्कन में तैनात सेना करीब 5 लाख के आसपास थी, वहीं मराठे कुल मिलाकर 1 लाख भी नहीं थे। ऐसे में मराठों के पास सबसे बड़ी ताकत थी छापामार युद्ध की। अगर आपने छावा मूवी देखी है या फिर इसका टीजर भी देखा है, तो आपने छापामार युद्ध की जल, थल और नभ में बांटकर दिखाई गई टेक्निक को नोटिस किया होगा। इसी से मुगल फौज डरती भी थी। लेकिन दोस्तों, तुलापुर में जहां पर संभाजी महाराज को लेकर कैद किया गया था, वो किला पड़ता था साफ मैदान में। तुलापुर का किला एक खुले मैदान में था, जहां आसपास कोई पहाड़ी रास्ते नहीं थे जिसके दम पर मुगल फौज पर हमला किया जा सके। सीधी लड़ाई में तो मुगल वैसे भी मराठों पर भारी थे, क्योंकि उनकी सेना और उनकी तोपें कहीं ज्यादा थी। यही वजह है कि 40 दिनों तक संभाजी महाराज को तड़पाया गया, लेकिन उन्हें बचा पाने वाला कोई मराठा उन तक नहीं पहुंच पाया। तो सवाल उठता है कि क्या कोई भी शख्स, कोई भी मराठा उनके लिए कभी आगे ही नहीं आया? इस सवाल के जवाब में मेरे पास एक कहानी है,
और कहानी है जोत जी केसरकर की। यह कहानी मराठों की बहुत प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। हालांकि इसकी ऐतिहासिकता को लेकर दावा किया जाता है, लेकिन मराठों के बीच में इस कहानी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। जोत जी केसकर दरअसल संभाजी महाराज के अंगरक्षक या बॉडीगार्ड थे। ये संभाजी के साथ हर शिकार में उनके साथ जाते थे। हालांकि वो संगमेश्वर में उनके साथ नहीं गए थे। कहते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चला कि संभाजी महाराज को कैद करके बहादुरगढ़ ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे कुछ मराठों को साथ में लिया और एक ग्रुप बनाकर मुकर्रब खान के काफिले पर अटैक करके संभाजी महाराज को छुड़ाने का प्लान बनाया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि औरंगजेब और उनके सेनापतियों ने चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा रखा था ताकि संभाजी को सुरक्षित बहादुरगढ़ ले जाया जा सके। हालांकि इतनी तैयारियों के बाद भी शिराला के पास जोतिया जी ने अचानक हमला कर दिया। जोतिया जी के पास 100 से भी कम मराठे या मावले थे, जिन्होंने संभाजी महाराज की जान बचाने के लिए मुगलों से लड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि केसरकर, जोतिया जी केसरकर की यह योजना कामयाब नहीं हो पाई और उनके सभी साथी मारे गए। फिर खून से नहाए जोतिया जी केसरकर भी शिराला के जंगल में घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। वे संभाजी महाराज को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। बाद में उन्हें भी कैद कर लिया गया। वैसे कहा जाता है कि ऐसी ही एक और कोशिश संभाजी महाराज के दूसरे बॉडीगार्ड रायप्पा महार ने भी की थी, लेकिन उनका प्लान भी काम नहीं आ सका और औरंगजेब के सैनिकों ने उन्हें मार डाला। इस तरह संभाजी महाराज को बचाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। आखिर में संभाजी महाराज को टॉर्चर करके उनकी जान ले ली गई। ये मराठी सत्ता के लिए बहुत बड़ा झटका था। ऊपर से संभाजी महाराज के बेटे साहूजी महाराज और पत्नी येसुबाई को औरंगजेब ने कैद भी कर लिया था। हालांकि फिर इसका बाकायदा बदला लिया गया। मराठों में शायद अपने छत्रपति को ना बचा पाने की टीस थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुगल फौजों को जमकर मजा चखाया। छत्रपति राजाराम के नेतृत्व में संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे महान मिलिट्री कमांडरों की बदौलत मराठा सेना दोबारा उठ खड़ी हुई। संभाजी के छोटे भाई राजाराम अब छत्रपति थे और मार्च 1690 में संताजी घोरपड़े की लीडरशिप में मराठों ने मुगलों पर एक भयंकर हमला किया और उनका सामूहिक नरसंहार किया। औरंगजेब इस नरसंहार से बच गया, लेकिन उसके अपने बॉडीगार्ड और उसके कई सदस्य मारे गए। हालांकि सूर्यजी पिसाल के विश्वासघात से रायगढ़ पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन मराठों ने पन्हाला के किले को बचा लिया। राजाराम खांडो बल्लाल की मदद से दक्षिण की ओर भागने में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने जिंजी में शरण ली थी। फिर 1691 तक मराठों ने एक जवाबी रणनीति बनाई, जिसके हिसाब से संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ईस्ट में मुगलों पर हमला करेंगे, जबकि दूसरे दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में उनसे भिड़ेंगे, जिससे कि उनके संसाधनों पर बोझ पड़ेगा। जबकि रामचंद्र पंत अमात्य और शंकर जी निर्जी सह्याद्रियों की देखभाल करेंगे। 1698 तक औरंगजेब को एहसास हो गया था कि वो पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल चैलेंजेस का सामना कर रहा है, क्योंकि मराठों के लगातार हमलों ने दक्कन में मुगल सेना का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था। इसलिए औरंगजेब ने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को जिंजी पर कब्जा करने की आखिरी चेतावनी दी। हालांकि आखिरकार मुगल जिंजी पर कब्जा करने में कामयाब रहे, लेकिन ये किसी काम की जीत नहीं थी। राजा राम जी भाग गए थे और लंबी घेराबंदी ने मुगलों के संसाधनों को खत्म कर दिया था। मराठों की राजधानी जिंजी पर कब्जा करने में मुगलों को 7 साल लगे। इस बीच में इतना पैसा बर्बाद हुआ और इतने लोग मारे गए कि औरंगजेब को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे नुकसान हुआ। 20 साल तक दक्कन की लड़ाई में उनका शाही खजाना लगभग आधा हो चुका था और उत्तर और पश्चिम की रियासतें सिर उठाने का मौका ढूंढ रही थी। लेकिन औरंगजेब को दक्कन में मराठों ने ऐसा चैलेंज दिया कि वो दक्कन में ही उलझे रह गए। जो संभाजी उसे मराठों के आखिरी सबसे खतरनाक छत्रपति लग रहे थे, वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुए, क्योंकि 50,000 की सेना लेकर भी मराठों ने मुगलों के डेडलॉक की स्थिति खड़ी कर दी थी। इसी खीज में औरंगजेब दक्कन से कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से मुगलों को दक्कन में हराया जा रहा था। साल 1700 में राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई भोसले ने सत्ता संभाली, जो हम्बीर राव मोहिते की बेटी थी। फिर अगले 7 साल तक उन्होंने औरंगजेब की सेना को धूल चटाई। एक तरह से दक्कन औरंगजेब के लिए वैसा ही बन गया था जैसा नेपोलियन के लिए रूस बन गया था। एक लंबा, थका देने वाला अभियान जिसने रूस के संसाधनों को खत्म कर दिया था और उसकी ही सेना का हौसला तोड़ दिया। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो संभाजी महाराज को बचाने में जो कामयाबी नहीं मिली, उसके पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार थे। लेकिन यह बात तय है कि संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला मराठों ने बहुत अच्छे से लिया। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।